देख रहे हैं आप सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो शुरुआत करते हैं सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की। बीते 24 घंटों में क्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा, वो आपको बताते हैं। 7,336 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में नए केस आए हैं, जबकि 19,669 संक्रमित कोरोना को मात देकर अपने घरों को लौटे हैं। तो रिकवरी रेट कहीं ज्यादा है संक्रमित होने वालों की तुलना में। यूपी में बीते 24 घंटों में 282 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा चिंताजनक है, 282 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई। यूपी में अब तक 18,352 कोविड पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 1,23,579 एक्टिव केसेस हैं। तो ये 24 घंटों का आंकड़ा है। कोविड के जो केसेस बीते 24 घंटों में आए हैं वो आपके सामने है। मौत का आंकड़ा भी आपके सामने है। लेकिन अब जरा पिछले दिनों के आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं, जिससे कोरोना के कम होते आंकड़ों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो स्क्रीन पर आपके इस टाइम पर ग्राफिक्स हैं, आप उसमें एक अंतर देखिए। पहले 15,747 और उसके बाद गिरावट देखिए 12,547 15 तारीख को। 16 तारीख को और गिर गए केसेस, 10,682 ये आंकड़ा पहुंच गया। उसके बाद ये निरंतरता इसमें दिखी और 17 मई को 9,391 केस आए, फिर 8,737 केस 18 तारीख को आए, 19 तारीख को 7,336 नए केसेस आए। तो इन आंकड़ों के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। कोविड कर्फ्यू लगाया गया है और ऐसा भी नहीं है कि सैंपल साइज छोटा किया गया। और अब एक बड़ी खबर, लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लखनऊ को कम मिले हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने 3,000 इंजेक्शन की डिमांड की थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजी थी 3,000 इंजेक्शन की डिमांड। और एम्फोटेरिशन B50 के सिर्फ 384 इंजेक्शन ही मिले हैं। कहा डिमांड 3,000 की और मिले 384। KGMU को 192, SGPGI को 90 इंजेक्शन भेजे गए हैं। चंदन हॉस्पिटल को 84, लोहिया को 12 इंजेक्शन भेजे गए हैं। एरा अस्पताल को सिर्फ 6 इंजेक्शन मिले हैं। मेरठ को 66, वाराणसी को 30 इंजेक्शन भेजे गए। बरेली और प्रयागराज को 36 इंजेक्शन दिए गए। ग्रेटर नोएडा, जालौन, अंबेडकर नगर और आगरा को 6 इंजेक्शन, झांसी को 18, कानपुर को 30 इंजेक्शन मिले हैं। जल्द और इंजेक्शन की आपूर्ति की उम्मीद की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ब्लैक फंगस जो कि एक नई चुनौती बनती जा रही है, महामारी के साथ ही एक ऐसी बीमारी बनकर उभरी है जिससे लोग डरे भी हुए हैं, उनकी जान भी जा रही है। और हाल ही में उसके इंजेक्शंस को लेकर जो लिखा गया था, कब तक आपूर्ति पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले शैलेश, तीसरा दिन है ये लगातार जब 10,000 से कम मामले रिपोर्ट हुए हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। तो अस्पतालों की फिलहाल क्या स्थिति है? आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, उनका लोड कुछ कम हुआ है अभी? बिल्कुल आस्था, अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता बढ़ी है, चाहे आईसीयू के बेड्स हो या एसटीयू के बेड्स हो, सभी में उपलब्धता बढ़ी है। काफ़ी बेड्स खाली हैं। लेकिन एक जो चिंता की बात है वो ये कि पॉजिटिविटी रेट ज़रूर कम हो रहा है, आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो मृत्यु दर है वो बढ़ रही है। यानी अगर हम ओवरऑल डेथ रेट को देखते हैं या डेथ्स को देखते हैं, तो जब से ये कोरोना की सेकेंड वेव हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों के आंकड़े उठाए तो लगातार जो पॉजिटिव केस की संख्या है वो कम हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार उसी तरह से लगभग 270, 280, 300 इसी के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक चिंता का विषय है, यानी कि जो पेशेंट अस्पतालों तक पहुँच रहे हैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के है, कहीं ना कहीं ये मानना होगा, और उसकी वजह से उनकी डेथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो अब जो चिंता का विषय है वो केस कम हो रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिकल केस है उनकी संख्या, उनकी डेथ ज़्यादा होना, ये एक चिंता का विषय है। और जहाँ तक बात करें अगर उसके बाद आस्था ओवरऑल हालात की, तो देखिए कोरोना कर्फ्यू का भी असर है कहीं ना कहीं। वैसे तो कोरोना कर्फ्यू के पहले से ही जो केसेस थे वो कम होने लगे थे, और इसके पीछे ये वजह बताई है एक्सपर्ट्स ने कि कोई भी संक्रमण जब पीक पे जाता है तो उसके बाद गिरना शुरू होता है। और ये माना जा रहा है कि जो अप्रैल में नज़ारा देखने को मिला, अप्रैल के 4th वीक की खास तौर से अगर हम बात करते हैं, तो उस समय जो नज़ारा मिला वो एक तरह से कोरोना का पीक था। और अब उसके बाद केस कम होना शुरू हो गए। 1 मई से कोरोना कर्फ्यू लगा तो उसका भी असर देखने के लिए मिला, और लगातार जो केस प्रदेश में 38,000 तक 24 घंटे में आ रहे थे वो अब
8,000 से भी नीचे पहुंच चुकी है संख्या। अब जो सारा फोकस है वो इस चीज पर कि जो इसकी वजह से कैजुअलिटी हो रही है उनको देखा जाए कैसे नियंत्रित होगी। इस पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन शैलेश एक बार बात कर लेते हैं अब ब्लैक फंगस की। अब सवाल यह है कि कुछ जिलों को वैक्सीन दी गई है इसकी, ब्लैक फंगस की, कुछ जिलों को तो सिर्फ 6 वैक्सीन मिली हुई है। तो इन 6 वैक्सीन से क्या होगा? क्या इस वैक्सीन का भी प्रोडक्शन कम है? जो ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है, क्या उसका भी प्रोडक्शन कम है? क्यों ये वैक्सीन कम दी जा रही है अलग अलग हॉस्पिटल्स को, अलग अलग जिलों को? राजीव, देखिए, ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट जैसे कोरोना के लिए हर जिले में अस्पताल बनाए गए, बेड रखे गए, इस तरह से अगर बात करें ब्लैक फंगस तो वो हर जगह पर व्यवस्था नहीं की जा रही, बल्कि जो चुनिंदा राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं या बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ में अगर आप देखें तो केस है करीब 77 अब तक, और ये 77 इसलिए हैं क्योंकि ये बाहर के जो ज़िले हैं जहाँ पर इस तरह के क्रिटिकल केस आ रहे हैं ब्लैक फंगस के, उनको भी यहाँ भेजा जा रहा है। क्योंकि KGMU में सबसे ज़्यादा केस देखिए आप भेजे गए, करीब 50 केस कल तक हो चुके थे। अधिकतर केस उसमें बाहर के भेजे गए क्योंकि KGMU के पास जो संसाधन है वहाँ पर उनको बेहतर इलाज मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखते तो जाहिर सी बात है जहाँ पर संख्या ज़्यादा वहाँ पर इंजेक्शन की जो आपूर्ति है उसको प्राथमिकता पर ज़्यादा दिया जा रहा है। लेकिन बैकअप के लिए कुछ जिलों में इसलिए दिए जा रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई एक केस डिटेक्ट होता है, 2 केस डिटेक्ट होते हैं, तो एटलीस्ट उनका ट्रीटमेंट बाधित ना हो, उनका ट्रीटमेंट तत्काल शुरू किया जा सके। दूसरी चीज़, इसमें कोई कहने की बात नहीं कि इंजेक्शन की जो आपूर्ति है वो अभी कम हो रही है केंद्र से, और इसकी वजह से हर जगह के हालात की समीक्षा करते हुए इसका आवंटन किया जा रहा है। लखनऊ में भी देखिए जो 3,000 इंजेक्शन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब डिमांड 3,000 की गई तो क्या वजह है कि 3,000 न देकर महज 300 कुछ करीब 300 के करीब आपने वैक्सीन दी? ये सवाल उठाता है। आप शैलेश हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास लौट रहे हैं। ब्लैक फंगस से लड़ने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो वैक्सीन की डिमांड हॉस्पिटल्स की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से की गई, उतनी वैक्सीन मिली भी नहीं, उसका 10% भी नहीं मिला। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं दिख रही हैं। आगे बढ़ते शामली का रुख करते हैं, जहां पर हादसे से कोहरा मचा हुआ। मकान की छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, 3 बच्चों समेत मां की मौत हो गई। शामली में हादसे से कोहराम, मौत के बाद चीख पुकार मौके पर मच गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, एक मकान की छत गिर गई, 4 लोगों की मौत हो गई। और ये तस्वीरें हैं, ये मकान की छत गिरी और उसके बाद जो परिवार के लोग थे वो उसमें दब गए और उनकी मौत हो गई। 4 लोगों की मौत हो गई, बच्चे भी इसमें शामिल, 3 बच्चे शामिल हैं और मां शामिल है की मौत हो गई। मलबे में दबकर 4 की मौत हुई है। लगातार मौसम खराब बना हुआ है, ताउते तूफान का असर पूरे उत्तर भारत में है। मूसलाधार बारिश का दौर कल पूरे दिन भर देखने को मिला, रात भर बारिश का दौर जारी रहा और उसकी वजह से मकान की छत गिर गई। और उसके बाद क्या आप ये मंजर देखिए कि सारा का सारा जो मलबा छत का था वो परिवार के ऊपर आ गिरा, बच्चों के ऊपर, मां के ऊपर आ गिरा। 3 बच्चों समेत मां की मौत हो गई। और अब बात मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में हुए एक सड़क हादसे में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें 5 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोटें आई हैं, जबकि 3 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हैं। 5 घायल पुलिस वालों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एक की हालत गंभीर है, जिन्हें मेरठ रेफर किया गया। आपको बता दें कि PAC की ट्रक से टक्कर हुई थी और इसी टक्कर में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो एक सड़क हादसे में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। और ये तस्वीरें, अस्पताल में इलाज चल रहा है घायल पुलिसकर्मियों का। वाराणसी में ताउते तूफान के असर से बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों में एक डर भी है और इसी क्रम में वाराणसी के फुलवारिया क्षेत्र में मकान का एक हिस्सा गिर गया। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी में ताउते तूफान का कहर जारी है। आपको बता दें कि वाराणसी में ताउते तूफान से जबरदस्त बारिश हो रही है। रुक रुक के ये बारिश होती है और इसके बाद फिर तेज हो जाती है। आम आदमी सहमा हुआ है और बनारस में इस बारिश की वजह से एक मकान का हिस्सा गिरा हुआ है, जिसमें 6 लोग, लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो बारिश और बारिश से परेशानी और ताउते तूफान का जो डर है वो लोगों में जारी है। नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और निरंजनी अखाड़े से निकाले गए उनके शिष्य स्वामी आनंद गिरी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। अखाड़े से निकाले जाने के बाद
स्वामी आनंद गिरी ने हफ्ते भर के अंदर अपना तीसरा वीडियो जारी कर गुरु नरेंद्र गिरी पर कुछ नए गंभीर आरोप लगाते हुए उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाए जाने की मांग की। एक और वीडियो आनंद गिरी ने जारी किया जिसमें महंत नरेंद्र गिरी कोविड प्रोटोकॉल को भूलकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ही एक शादी समारोह में शिरकत करते और स्टेज पर चढ़कर वर वधू को आशीर्वाद देते दिखाई दे। जिस शादी में उन्होंने शिरकत की है उसमें सैकड़ों की भीड़ है। तो ये तस्वीरें हैं। मेरा दोष पाया जाता है उस मठ को बर्बाद करने में, तो मैं हर प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए स्वामी आनंद गिरी तैयार है। और इसके लिए मैं सच या झूठ बोल रहा हूँ, उसके लिए चाहे तो सरकार की मदद लेकर के नार्कोटिक टेस्ट भी मेरा कराया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपेक्षा ये भी करूँगा कि उधर से भी नार्को टेस्ट हो और अगर वो दोषी पाए जाए तो उन पे भी कार्रवाई करने का आप सामर्थ्य रखें। मेरा ये मैसेज प्रयाग के उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो सनातन धर्म और अपने शहर से प्यार करता है, उसके लिए। अगर आपको उचित लगे तो मैसेज को आप आगे भेजिए और आम जन तक पहुंचाइए ताकि ये मैसेज लोगों के कानों तक जाए। उधर मोहाली से बांदा जेल आने के बाद मुख्तार अंसारी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना बंद हुआ तो मुख्तार बिलबिलाने लगा है। अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने मीडिया को बताया है कि विधायक मुख्तार अंसारी जब से बांदा जेल में बंद हुआ है उसका वजन 8 किलो घट गया है। कोर्ट में मुख्तार अंसारी के लेटर पैड से असलहे के मामले में कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई अब 21 मई को होगी। अब बात कानपुर की। कानपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे गिर गए। घंटाघर झकरकट्टी पुल से बस नीचे गिरी और उसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग बस की तरफ दौड़े। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को भी दी और बस में सवार आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सवारियों को बस से बाहर निकाला गया और घटना के वक्त 16 लोग बस में सवार थे। गनीमत रही कि पुल से नीचे गिरने के बाद न तो जनहानि हुई न ही किसी को गंभीर चोट आई। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। लेकिन छोटे से ब्रेक के उस पर मेरे साथ देखिए पहाड़ प्रभात।